हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज फिर से अभिलाषा क्लासेस आपके लिए नया सीरीज नीट सीरीज में नया लेक्चर लाए हैं नीट पीवाईक्यूज में, जो कि है पीवाईक्यू ऑफ नीट 2022 बॉटनी सेक्शन। तो आज हम फिर से बॉटनी के सवाल देखेंगे कि 22 में नीट 22 में किस तरीके से सवाल आए थे, क्या आए थे और क्या अप्रोच रखनी है। ठीक है, और कैटेगरी ऑफ सवाल और कहाँ से आए थे, और कहाँ से आए थे अगर बात करें तो सभी को पता है एनसीईआरटी से आए थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल यानी कि फर्स्ट सवाल से देखते हैं। फर्स्ट सवाल आया हुआ बायोडाइवर्सिटी से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉट में गोला लगाएंगे। नॉट अ मेथड ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। देखिए, एक्स सिटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन करने के दो तरीके, एक्स सिटू और इन सिटू। जब हम किसी भी स्पीशीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके ही नेचुरल इन्वायरमेंट में अगर हम लोग कंजर्व करवाते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, सुविधाएं देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। और जब हम उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा के अपनी निगरानी में अपनी सुविधाएं देते हैं, हमारी नजर में रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो अब यहां पर पूछ रहा है विच इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, मतलब इसमें वाला कौन सा नहीं है, मतलब हमको छांटना क्या है, इनमें से कौन सा इन सिटू दिया है या एक्स सिटू नहीं दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला ऑप्शन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में तो हम जो है उसका गैमीट उठाएंगे, तो वहां पर ये क्या हो गया, ये आंसर तो नहीं होगा, इट इज द एक्स सिटू कंजर्वेशन। नेशनल पार्क की अगर बात करोगे तो नेशनल पार्क जो है हम लोग उसी के नेचुरल हैबिटेट में बनाते हैं। तो नेशनल पार्क क्या है, एक्स सिटू का मेथड नहीं है, इन सिटू का है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका नेशनल पार्क हो जाएगा। तो गोला किस में लगेगा, नेशनल पार्क में लगेगा। अगर हम बात करें माइक्रो प्रोपगेशन और क्रायो प्रिजर्वेशन की, तो ये भी एक्स सिटू के मेथड है। ठीक है, तो जैसे कि आपके नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया, सेंचुरीज हो गया, इवन सैक्रेड ग्रोव्स जो हो गया, ये सब किसके हैं, इन सिटू के एग्जाम्पल। तो आपको यहां पर इस सवाल को करने के लिए एक्स सिटू और इन सिटू में डिफरेंस पता होना चाहिए, और साथ ही साथ कि एग्जाम्पल क्या क्या है वो भी पता होना चाहिए। अगर कंसेप्ट मालूम होगा तो एग्जाम्पल अपने आप पता चल ही जाएगा। तो इसका आंसर आपका नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे तो स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट बेस्ड। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, करेक्ट पे गोला लगाएंगे, आपको करेक्ट सेट पहचानना है कि कौन कौन से इसमें से करेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक मिनट, ये जी, चलिए आइए, करेक्ट सेट में देखना है हमको, करेक्ट सेट पहचानना है। तो यहां पर द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविला। बढ़िया स्टेटमेंट है, सब कुछ सही होता तो अगर लीफलेट की जगह यहां एक्सिलरी बड होता। क्या होता, एक्सिलरी बड। क्योंकि मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि एक्सिलरी बड ही जो है पॉइंटेड थॉर्न्स में जो है सिट्रस और बोगनविलिया में मॉडिफाई होती है। यहां पर लेकिन क्या लिखा है, लीफलेट। तो करेक्ट, ये तो करेक्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइली कॉर्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पम्पकिन, ये बात बिल्कुल सही है, वहीं पर दिया हुआ, ये ऊपर नीचे दी हुई स्टेटमेंट। नेकेंड पढ़ते हैं, स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन ओपेंशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीव्स। बिल्कुल फाइलोक्लैड की बात कर रहा है ये, ओपेंशिया में जो है फाइलोक्लैड की बात कर रहा है ये। तो यहां पर स्टेम का मॉडिफिकेशन। राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल जो है सही बात कह रहा है। तो यहां पर भी, यहां पर ये सही हो जाएगा। सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये भी बिल्कुल सही बात कह रहा है। मतलब ए को छोड़ के बाकी सारे क्या है, सही है। तो बी सी डी ई वाला हमको ऑप्शन देखना है, और बी सी डी ई की अगर हम बात करेंगे तो ये थर्ड ऑप्शन जो दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, बी सी डी ई, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो गोला किस में लगेगा, थर्ड ऑप्शन में लगेगा। चलिए, तो ये इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल मॉर्फोलॉजी से आया हुआ, अगर आपको याद है तो ही बनेगा।
तो मॉर्फोलॉजी में तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। ठीक है, अच्छी बात है डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन, ये स्टेटमेंट जो है फर्स्ट सही है। स्टेटमेंट टू पे पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। ये बात जो है यहां पर गलत हो गई, क्योंकि अगर डेट्राइटस में लिग्निन और काइटिन का मटेरियल ज्यादा रहेगा, ये ज्यादा रहेंगे, तो वहां पर डिकम्पोजिशन क्या होगा? स्लोअर होगा। ठीक है, स्लोअर, इनको डिग्रेड करने में टाइम लगेगा एंजाइम्स को। तो यहां पर होना था स्लोअर, लेकिन है क्या? फास्टर। तो इसलिए स्टेटमेंट टू हो गया गलत, स्टेटमेंट वन हो गया सही। यानी कि हमको आंसर चुनना है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। यानी कि थर्ड वाले ऑप्शन में क्या करेंगे? हम गोला लगाएंगे। तो थर्ड वाला ऑप्शन में गोला लगेगा, यानी कि सही जो है वो थर्ड वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से छोटी छोटी बारीकियां आपको देखनी रहती है इस तरीके के सवाल में। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अब बात करते हैं हाइड्रोकोलॉइड कैरागिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एल्गी की बात कर रहे हैं, कौन सी एल्गी से? तो क्या वो क्लोरोफाइसी और पियोफाइसी से मिलता है? नहीं। तो क्या वो पियोफाइसी और रोडोफाइसी से मिलता है? नहीं। क्या वो रोडोफाइसी से मिलता है? बिल्कुल सही बात है, रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी, और उससे ही से मिलता है। हाइड्रोकोलॉइड कैरागिन की बात करें, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सब्सटेंस में, और ये जो है टेक्सचर और विस्कोसिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहां पर ये किससे मिलता है? रेड एल्गी से। तो यहां पर आंसर भी क्या जाएगा? थर्ड ऑप्शन, रोडोफाइसी ओनली, यानी कि रेड एल्गी ओनली। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर से मॉर्फोलॉजी से आया हुआ सवाल। मॉर्फोलॉजी से आया हुआ सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन, यहाँ पर आपको टाइप ऑफ एस्टिवेशन पता होने चाहिए सारे, और डायडेल्फस स्टेमन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि स्टेमन जो है वो डायडेल्फस होना चाहिए। तो अगर आपको याद हो कि वैक्सिलरी एस्टिवेशन और डायडेल्फस स्टेमन जो है वो किसका है? फेबेसी का एग्जाम्पल, फेबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है, फेबेसी फैमिली में पाया जाता है। अगर आपको इतनी बात पता हो कि फेबेसी फैमिली में ये दो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, तो अब आपका काम आसान हो जाएगा कि यहां पर आपको ऑप्शन देखने हैं जो इस फैमिली में आते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कॉलचिकम। तो ये है जो है ये फेबेसी में नहीं है, ये लिलिएसी में है। पाइसम सटाइवन की बात करेंगे तो ये फेबेसी में है, और हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, पाइसम सटाइवम, पी जो है वो लेग्यूमिनेसी फेबेसी फैमिली में है। एलियम सेपा की बात करेंगे तो ये भी लिलिएसी में है, और अगर सोलेनम नाइग्रम की तो सोलेनेसी में है। तो हमको वैक्सिलरी एस्टिवेशन और डायडेल्फस स्टेमन जो है किसमें पाया जाता है ये हमको पता होना चाहिए, फेबेसी फैमिली में, और उसी का एक एग्जांपल दिया हुआ है पाइसम सटाइवम। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा पाइसम सटाइवम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है मैचिंग, और इसमें आपको पहचानना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, यानी कि इनकरेक्ट मैचिंग आपको पहचानना है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो अगर आप बात करेंगे एक्टोकार्पस, ठीक है, तो इसमें जो एल्गी, ये जो इसमें फूड स्टोर जो दिया हुआ है वो फ्यूकोजेंथिन, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, ये सही है, यानी कि इनकरेक्ट मैच नहीं है, तो हमारा आंसर तो ये नहीं है। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स की अगर बात करोगे तो वो एक ग्रीन एल्गी है, और यहां पर आपको ग्रीन एल्गी में अगर फूड स्टोरेज की बात करोगे तो मैनिटॉल नहीं होता है, ये किसमें होता है? ये स्टार्च होता है। ग्रीन एल्गी की बात करोगे तो फूड स्टोर्ड किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो यहां पर यूलोथ्रिक्स जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है, क्योंकि वहां पर क्या दिया हुआ है? मैनिटॉल दिया हुआ उसके सामने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यूलोथ्रिक्स। पोरफायरा की बात करेंगे तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। वॉलवॉक्स देखिए ग्रीन एल्गी, यहां पर भी स्टार्च दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो है यूलोथ्रिक्स मैनिटॉल, यानी कि ये इनकरेक्टली मैच दिया हुआ है। तो आंसर इस तरीके से हो जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कहां से आया हुआ, मॉलिक्यूलर बेसिस से। आइए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगिंस एज सून एज, सबसे पहला ऑप्शन, द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स mRNA, बिल्कुल सही बात है। राइबोसोम की 2 यूनिट, लार्जर यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। अगर हम लोग जैसे बात करें 80s की है, तो यहाँ लार्जर हो जाएगी 60s और यहाँ हो जाएगी 40s। तो जैसे ही ये जो स्मॉलर सब यूनिट है mRNA को देखती है, तो यहाँ पर जो है इसके यहाँ बाइंड होने लगते हैं। अगर ये mRNA है तो यहाँ जाके जो है स्मॉलर यूनिट बाइंड हो जाती है। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है वो चालू हो जाती है। ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो चालू हो जाती है, और यहाँ पर फिर बाद में जो है लार्जर सब यूनिट आ जाएगी और ये स्मॉलर सब यूनिट बाइंड होता है। तो ये अगर बात करें स्टार्ट कब होगा, तो जैसे ही स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम देखेगा, कांटेक्ट में आएगा किसके, mRNA के, तो वहां पर ट्रांसलेशन चालू हो जाएगा, यानी कि कन्वर्जन ऑफ mRNA टू प्रोटीन। ठीक है, तो ये आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करोगे तो यहां पर जो है यही, और ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, अगर आपने पढ़ी हो तो आपको ध्यान होगा कि यही बिल्कुल लिखा हुआ है, एज सुन एज इट स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स mRNA द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगिंस। ठीक है, इस तरीके से तो बिल्कुल लाइन टू लाइन सवाल आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन हमको देखने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आया हुआ सवाल सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स, तो नेवर मतलब कौन सा नहीं होता है ये आपको पता लगाना है। तो नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, कब, माइटोसिस की बात कर रहा है। माइटोसिस में क्या नहीं होता है इनमें से, वो आपको पता लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ये तो होता ही है। ये तो बात करें तो मेटाफेज में क्या होता है, यही तो होता है। मेटाफेज की अगर बात करेंगे तो यही होता है, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, ये तो बिल्कुल ही होता है, ये भी हमारा होता है। ठीक है, ये भी हमारा एनाफेज में हो जाता है, ये भी होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग नहीं होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, ये नहीं होता है। ये कहाँ होता है, ये तो भाई साहब मियोसिस में होता है। पेयरिंग की बात करें तो ये किस में होता है, मियोसिस में होता है। लेकिन हमको क्या पूछा है, माइटोसिस में पूछा है, तो क्या नहीं होता है माइटोसिस में, ये बोला गया था, और हमें मिल गया कि क्या नहीं होता है माइटोसिस में। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो नहीं होगी किसमें, माइटोसिस में। इसीलिए आंसर हमारा क्या चला जाएगा। ठीक है, और अगर आप बात करेंगे कि कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स की, तो ये तो होता ही होता है किसमें, प्रोफेज में। तो यहां पर इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा कि कौन सा माइटोसिस में नहीं होता है। जो तो मियोसिस में होता है मतलब उसका कि माइटोसिस में नहीं होता है, तो हमारा आंसर जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कहां से आया हुआ, बेहतरीन पेशकश ले लेते हैं सवाल। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनॉल पायरोवेट। ठीक है, बात तो सही है, एंड इज फाउंड इन मीजोफिल सेल, ये बात भी सही है। तो C4 प्लांट में जो है फॉस्फोइनॉल पायरोवेट, ठीक है, CO2 के साइड बाइंड होता है और C4 एसिड बनाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो कहाँ होता है, मीजोफिल सेल में होता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये स्टेटमेंट तो सही है। स्टेटमेंट 2, मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लैक रुबिस्को एंजाइम, ये बात भी सही कह रहा है, मीजोफिल में जो है रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में C3 साइकिल C4 प्लांट में कहाँ चलती है, बंडल शीथ सेल में चलती है। तो बंडल शीथ सेल में चलेगी तो रुबिस्को एंजाइम जो है मीजोफिल सेल में तो कोई सेंस नहीं है, तो कहां पर होगा, बंडल शीथ सेल में होगा। तो क्या मीजोफिल सेल में कोई एंजाइम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाना है तो पेप्केज एंजाइम चाहिए, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, पेप्केज एंजाइम, तो वो एंजाइम प्रेजेंट होगा मीजोफिल सेल में। कहने का मतलब दोनों स्टेटमेंट यहां सही है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट,
यानी कि फर्स्ट पे जो है हम बेहतरीन सा गोला लगा देंगे और इसी को आंसर मान लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो ये आपका कंसेप्चुअल सवाल आपको याद है तो बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सवाल कहां से आया हुआ। नेक्स्ट सवाल की बात करें, देख लेते हैं। Which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? It involves, ठीक है, तो अब नॉट पे सबसे पहले क्या करना है, नॉट ट्रू, यानी कि बेसिकली ये क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट क्या है, फॉल्स क्या है, रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस प्रोटॉन ग्रेडियंट बना के एक मेम्ब्रेन से हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन पास करेंगे और उससे हम लोग एटीपी बनाएंगे एटीपी सिंथेसिस की मदद से। तो यहां पर उसी में क्या नहीं इन्वॉल्व होता है ये पूछा है। तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट ये तो भाई साहब होता है, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट ये नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो वहां पर कुछ रोल ही नहीं है। प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक करवाते हैं तब तो जाके वहां पर एटीपी बनता है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा, क्योंकि ये जो है नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन अगर पढ़ना चाहें तो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, ये भी होता है। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ये भी होता है। तो क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट जो है वो ब्रेक नहीं होता है। तो इस टाइप का सवाल कई बार आया भी हुआ है, बार बार ये जो है इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट ग्रेडियंट बोल देते हैं, बट हमें याद रखना है कि केमियोस्मोसिस में हम लोग कौन से ग्रेडियंट की बात करते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट की बात करते हैं। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन आर कॉजेज फॉर। देखिए, अब ये फोर इवल क्वाड्रेट की बात कर रहा है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनियल स्पीसीज एंड को एक्सटिंक्शन, ये बायो इवल क्वाड्रेट किसके लिए होते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। ये जो चार पॉसिबल रीजन है सबसे, तो यहां पर हमें सिंपल से क्या कर देना है, देख लेना है थर्ड ऑप्शन, जो कि क्या लिखा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी लॉस। हमारा आंसर जो है वो है बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसी सवाल को जो है 2023 में उन्होंने घुमा के पूछा था, इसको वहां दे दिया था और ये चारों ऑप्शन में से एक बोल दिया था कि कौन सा बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो घुमा फिरा के रिपीट हो रहा है सवाल। तो आपको ये सब कब पता चलेगा, जब आप PYQ जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे पिछले कुछ सालों के, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं, कैसे सवाल आ रहे हैं और कौन सा सवाल जो है बार बार आ रहा है। तो आपको वहां पर जो है उसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नंबर पक्के करने। व्हाट इज द नेट गेन, अब सबसे पहले यहाँ पर नेट गेन की बात हो रही है, किसकी, ATP की। व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, यानी कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा है। अब ग्लाइकोलाइसिस की बात करोगे तो यहां पर टोटल एटीपी हमको कितने मिलते हैं, यहां पर टोटल एटीपी मिलते हैं हमको 4। 4 की बात करोगे तो जो 10 स्टेप रिएक्शन है, 7th और 10th रिएक्शन में हमको क्या मिलते हैं, 2-2 एटीपी मिलते हैं और यहां पर हमको टोटल 4 एटीपी मिलते हैं। लेकिन फर्स्ट और थर्ड स्टेप में क्या होता है, 2 एटीपी क्या होते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। तो 2 एटीपी अगर कंज्यूम हो गए तो हमारा नेट कितना बच गया, 2 एटीपी। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, 2 एटीपी होगा, 2 एटीपी होगा। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 2A2 आंसर मिलेगा और वही आपका आंसर है 2। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से अगर वो टोटल एटीपी बोलता तो 4, नेट की अगर बात कर रहा है तो 2 बात कर रहा है। अब ये जो है ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात हो रहा है, यहां पर NADH2 इंक्लूड नहीं किया गया है ऑक्सीडेटिव। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग अगर ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन बोला, SLP प्लस OLP दोनों बोला, सबस्ट्रेट प्लस, तब आंसर कुछ और हो सकता था। ठीक है, तब आंसर हमारा जो है वो चेंज हो जाता। ठीक है, तो यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 जाएगा आंसर नेट गेन। अगर आप बोलो कि ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन भी अगर उसमें होता तो हम यहां पर 8 करते। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन मेंशन नहीं किया अलग से, तो हमको तो जो एटीपी की यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है उसी की हम लोग बात करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आंसर हमारा 2 ATP। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं नया सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट शो प्लास्टिसिटी? डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। अब ये प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी कुछ प्लांट में एक फिनोमेना होता है जिसमें अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट या फिर अकॉर्डिंग टू फेज ऑफ लाइफ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं इनकी इनके प्लांट्स में। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं अकॉर्डिंग टू, वो हो सकता है इन्वायरमेंट भी हो, और वो होता है कि अकॉर्डिंग टू फेज ऑफ लाइफ भी हो, यंग में कुछ और हो गया, एडल्ट में कुछ और हो गया। ठीक है, वाटर कंडीशन में कुछ और हो गया, एयर में कुछ और हो गया। तो यहाँ पर ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये एनसीईआरटी में दिया हुआ प्लास्टिसिटी, और यहाँ पर किस में से नहीं हमको पहचानना है। तो डज नॉट शो में कॉटन और कोरिएंडर की बात करेंगे तो इनमें एक फिनोमेना होता है हेट्रोफिली। इनमें यंग फेज में, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। इनमें क्या होता है, जुवेनाइल और मैच्योर एडल्ट में जो है अलग अलग लीफ का स्ट्रक्चर होता है, और डिफरेंट लीफ का स्ट्रक्चर होता है ड्यूरिंग डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल हेट्रोफिली बोलते हैं। तो कॉटन और कोरिएंडर में तो आपको देखने को मिलेगा। बटर कप की बात करोगे तो इसमें आपको इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली देखने को मिलेगा। एयर में जो है, विंड में जो है अलग है आपका, यहाँ पर वाटर में। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है यहाँ पर जो है आपको अलग अलग लीफ का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट हेट्रोफिली देखने को मिलता है। तो कुल मिला के ये तीनों में प्लास्टिसिटी देखने को मिलती है। और अगर बात करें मेज की तो इसमें प्लास्टिसिटी देखने को नहीं मिलेगी। इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, मेज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, डज नॉट पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, सबसे पहले डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म समझना। एक अगर हम लोग बात करें कि डीएनए का सीक्वेंस जो है अगर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअली कहीं पर सेम लोकेशन पे वैरी कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसके लिए हमको पूरे पॉपुलेशन की स्टडी करनी होती है, और वहां पर हम लोग देखते हैं कि सेम वही क्रोमोसोम पे उसी सीक्वेंस पे जो है दूसरे व्यक्ति में जो है वो सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है। हो सकता है सिंगल बेस का या बहुत सारे बेस का चेंज है, बट चेंज है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और ये कब होगा, जब आप पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन। अब ये जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है ये किसका बेसिस बनाता है, तो हमें जेनेटिक मैपिंग की बात करें तो इसका भी बनाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट की बात करें तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म से ही हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। यानी कि हमें देखना है दोनों ऑप्शन, और थर्ड ऑप्शन अगर आप देखेंगे बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो यहां पर यही है आपका आंसर, बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंट। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है जेनेटिक मैपिंग का भी बेस बनाता है, उसी की मदद से जो है हम लोग जेनेटिक मैपिंग कर सकते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसी का एप्लीकेशन से हम लोग उसमें फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन, तो आपको एक्सओ टाइप, देखिए एक्सओ टाइप में यानी कि ये बात हो रही है किसकी, मेल की, और इसमें एक्स एक्स होती है, फीमेल होती है। तो इस टाइप का अगर आप बोलेंगे तो ये कहाँ मिलेगा, तो अगर बात करें ड्रोसोफिला की तो इसमें तो एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का है, यानी कि मेल जो हो गया एक्स वाई और फीमेल हो गया एक्स एक्स। बर्ड्स की बात करेंगे तो इसमें तो जेड 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 डब्ल्यू होता है, जेड डब्ल्यू की बात करें तो ये फीमेल होगी, जेड जेड की बात करें तो ये मेल होगा। ठीक है, ग्रास हॉपर की बात करें तो ग्रास हॉपर में कौन सा होता है, एक्सो टाइप वाला होता है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, एक्सो टाइप में हो जाएगा। और मंकीज को तो पता ही है एक्स 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 वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रास हॉपर ही हमारा आंसर है इसमें, क्योंकि जो हमें सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगा वो एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें एक खास बात भी होगी, एक्स ओ मतलब दूसरा जो सेक्स क्रोमोसोम है वो नहीं है। तो यहां पर अगर इसमें एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो यहां पर 2n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी वेरी करेंगे मेल और फीमेल में, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
देखिए अगला सवाल एसर्शन एंड रीजन की बात कर लेते हैं। चलिए, गिवन बिलो दो स्टेटमेंट एसर्शन रीजन, ठीक है। एसर्शन कह रहा है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन पीसीआर इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, बिल्कुल सही बात है। डीएनए, भाई डीएनए एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें तो एक टुकड़ा मिला, अब उसका हमको बहुत सारे टुकड़े चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस डीएनए को, उस टुकड़े को एम्पलीफाई करेंगे, बहुत सारे बनाएंगे, पीसीआर में डालेंगे, सारे इंग्रेडिएंट जलाएंगे, ठीक है, डालेंगे उसमें और हमें एम्पलीफाइड डीएनए मिल जाएगा। तो आपने बिलियन कॉपीज मिलती है, जितना आप करोगे 2 की पावर n करा के उतना आपको कॉपीज मिल जाएगी। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1 2 की पावर 30, तो कितनी बिलियन कॉपीज बनी हुई है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर पीसीआर जो है एम्पलीफिकेशन के लिए। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर की बात करते हैं, मतलब जो हमको ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिस्टिंग्विश करके बता दे, उसे हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन से हम लोग पता लगा सकते हैं। आपने पहले कोई बैक्टीरिया है उसके प्लाज्मिड में जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, वो आपने क्या कर दिया कि पहले तो वो जब आपने उसको हटाया नहीं था उस जीन को, तो वो एम्पिसिलिन रेजिस्ट जहां होता था वहां भी ग्रो कर जाता था, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में भी ग्रो कर जाता था। लेकिन जब आपने उसमें वो क्या था, नॉन छेड़खानी किया हुआ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था, लेकिन अगर आपने वहां पर से वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन काट के अलग कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, ट्रांसफॉर्मेंट, और अब ये एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाएगा। वहां पर आपको डिस्टिंग्विश दोनों में फर्क पहचानने के लिए कौन काम आया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, इसलिए वो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पर दोनों ही बातें सही है, लेकिन इस पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के पीसीआर के डीएनए एम्प्लीफिकेशन से रीजन का कोई ताल्लुकात नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आइए अब देखिए, ये सवाल हो सकता था थोड़ा कठिन, लेकिन यहां पर बड़ा ही सिंपल इन्होंने बना दिया। द गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स इज, अब यहां पर गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बता दिया, तो इसका हमें पता है इथाइलिन है, तो हमारे को यहाँ पर इथाइलिन का फंक्शन ही देखना है। तो इथाइलिन का फंक्शन देखना है, यहाँ पर देखिए, स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, माल्टिंग प्रोसेस स्पीड अप कौन करता है, यहां पर अगर बात करें तो ये जिब्रेलिक एसिड्स करेंगे। प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, ये फंक्शन अगर बात करोगे तो ये किसका है, इथाइलिन का है, जो हमारा गैशियस पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो यहां पर हमारा गोला किस में लगेगा, सेकेंड वाले में लगेगा। हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, तो ये साइटोकाइनिन करता है, ठीक है, ये कौन करेगा, साइटोकाइनिन करता है एपिकल डोमिनेंस को ओवर करना। और डाइकॉट वीट को किल करने वाला जो है हमारा ऑक्सिन, उसका नाम है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहां पर वो ये करेगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन, प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि क्या कहता है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1-2 दिया हुआ है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर यानी कि बंद फ्लावर, आपको याद होगा केस ऑफ वायोला ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, ठीक है, वायोला ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, इसमें दो टाइप के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोग्लैमस और आपका कैस्मोगैमस, ठीक है। एक बंद फ्लावर क्लिस्टोगैमस और एक खुले फ्लावर कैस्मोगैमस, ठीक है। तो जो बंद हुए फ्लावर हैं उनमें ऑटोगैमस, ऑटोगैमी होने के अलावा कोई और चारा नहीं है, ऐसा ही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन कह रहा है दूसरा पॉइंट, स्टेटमेंट 2 कह रहा है क्लिस्टोगैमस गैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अरे सीधी सी बात, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अगर वो फ्लावर खुलेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है वहां पर पॉलिनेशन कैसा होगा, ऑटोगैमस, यानी कि सेम फ्लावर के सेम ऑर्गन में सेम में ही ट्रांसफर हो जाएगा स्टिग्मा में, पोलन ग्रेन सेम पोलन ग्रेन सेम स्टिग्मा में चले, ठीक है।
तो यहाँ पर ऑटोगैमी के अलावा और कोई चारा नहीं है, और ऑटोगैमी जो है डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि चांस वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन के नहीं है तो वहाँ पर आपको वेरिएशन की भी नहीं है, हाइब्रिड की भी नहीं है। तो ऐसा हमको कहाँ देखने मिलता है, कॉम्बिलेना, वोयला और ऑक्जेलिस दोनों टाइप के फ्लावर। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, बिल्कुल करेक्ट हो गए। तो हम गोला किस में लगा देंगे, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट वाले में लगा देंगे। चलिए, फर्स्ट जो है हमारा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। आइए, नेक्स्ट सवाल बड़ा ही सिंपल, बच्चे बच्चे को आता है ये वाला सवाल। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ, सभी को पता है काइटिन का होता है, और काइटिन किससे बनता है, नाग से बनता है, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन नाग से बनता है। ठीक है, तो काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ नाग एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, एंड उसी का एक्सोस्केलेटन जो है वो हमें बनता है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में सारे बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आइए देखते हैं क्या करना है उसमें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट, करेक्ट की बात कर रहा है, करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है। यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक क्रोमेटिन, बिल्कुल सही बात है। दो यूट क्रोमेटिन होता है, हेट्रोक्रोमेटिन होता है। यू क्रोमेटिन जो है वो लूजली पैक्ड होता है, तो इसी के लिए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो डेंसली पैक्ड होता है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, करेक्ट ही पहचानना है। हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, गलत बात, ये एक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिव है, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड रहता है। तो यहां पर ये क्या हो गया, गलत हो गया। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, ये बात भी सही है। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, बिल्कुल, हिस्टोन क्या है, बेसिक आपका प्रोटीन, तो यहाँ पर लाइसिन और आर्जिनिन क्या है, बेसिक अमीनो एसिड है, तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये बात इन्होंने गलत कर दी, क्योंकि 200 बेस पेयर होते हैं, अगर हम लोग बात करें तो 200 बेस पेयर होते हैं, तो यहाँ पर ई भी गलत हो गया। अब हमें क्या पहचानना है, करेक्ट, तो ए है करेक्ट, सी है करेक्ट और डी है करेक्ट, तो हमारा को आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा सेकंड मिलेगा, क्योंकि ए सी डी जो है वो इसी में है, ए सी डी जो है हमारा आंसर है, ए सी डी ओनली। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रिडेशन, कैन नॉट बी मतलब कौन सा इनमें से जो है प्रेडेशन से हम लोग लिंक नहीं कर सकते हैं, या जिसका तुक नहीं बन रहा है प्रेडेशन से। आइए देखते हैं, तो हैव अ लुक कि देखते हैं बनता है कि नहीं तुक। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, बिल्कुल सही बात है, प्रेडेशन जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करवाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, बिल्कुल, जब प्रेडेटर ज्यादा ही अगर अग्रेसिवली अगर प्रेडेशन करने लगे तो हो सकता है जो उसकी प्रे स्पीशीज है वो एक्सटेंड हो सके। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं प्रेडेटर जो है वो समझदार होता है। ठीक है, बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इम्पैक्ट, ये बात तो प्रेडेशन के लिए नहीं है, ये बात तो अगर हम बात करें तो ये तो हम लोग कंपटीशन की बात कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये तो कंपटीशन में होता है कि ए स्पीशीज को भी नेगेटिव होता है और दूसरी जो स्पीशीज है वो भी नेगेटिव, दोनों नुकसान में होते हैं, इसलिए तो कंपटीशन चाहता नहीं है कोई। सब लोग चाहते हैं कि हम 12th पास करें और डॉक्टर बन जाए, कंपटीशन कोई चाहता नहीं है। ठीक है, तो दोनों स्पीशीज का नुकसान है ना सभी का, इसलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, ये जो है प्रेडेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रेडेशन में क्या होगा, एक इंटरेक्टिंग स्पीशीज पॉजिटिव में रहेगी और दूसरी नेगेटिव में रहेगी। ठीक है, और बाकी इकोलॉजिकल बैलेंस, तो ये बात भी सही है, तो यहां पर हमको आंसर मिल जाएगा थर्ड वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल आया हुआ। द फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक, सिमेट्री की बात कर रहा है, फ्लावर में जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। ठीक है, जब दो इक्वल में तो आप जाइगोमॉर्फिक और बाकी आपका एक्टिनोमॉर्फिक। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जाइगोमॉर्फिक की बात करें तो यहां पर आपको एग्जांपल याद होना चाहिए, पी, बीन्स, गुलमोहर, केशिया, ये पी में देखने को मिलेगा, बीन्स में देखने को मिलेगा, केशिया में देखने को मिलेगा, और गुलमोहर गुलमोहर और केशिया में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से यहां रहेगा। एक मिनट, यहां
इस तरीके से यहाँ पर आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या क्या है। मस्टर्ड की अगर बात करें तो मस्टर्ड नहीं होगा, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक होगा। गुलमोहर की बात करें तो होगा। केशिया की बात करें तो होगा। ठीक है, धतूरा की बात करें तो नहीं होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। चिली की बात करें तो ये भी एक्टिनोमॉर्फिक होगा। तो गुलमोहर और केशिया यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, तो हमें ऑप्शन देखना है बी और सी ओनली। तो बी और सी ओनली। तो हमें याद रखना है जाइगोमॉर्फिक जो है पी बीन्स गुलमोहर केशिया, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप कुछ ना कुछ ट्रिक बना के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल। ठीक है भाई साहब, रीड कर लेते हैं। इन रूट जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन एन ऑल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑल्टरनेट मैनर में होते हैं रूट्स में। कोजॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल डू नॉट पोजेस कैम्बियम, तभी तो नाम कोजॉइंट क्लोज्ड है। बिल्कुल सही बात है। इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये बात भी सही है। मतलब ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डायकॉट स्टेम पोजेस एंडार जाइलम, सही बात है। स्टेम में एंडार जाइलम होता है, रूट में एक्सार्च होता है। मोनोकॉट रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट, तो यहाँ पर क्या है, पॉलीआर कंडीशन इसी को बोलते हैं, पॉलीआर कंडीशन कहते हैं। तो ये किस में मिलता है, मोनोकॉट के रूट में मिलता है। तो यहाँ पर सारे ही सारे क्या हैं, सही हैं, करेक्ट। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो बोल रहा है ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो अब ये जो सवाल जब आया था तो यहाँ पर इसमें जो है बोनस गया था जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल आर करेक्ट का ऑप्शन नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक नया ऑप्शन बनाना पड़ेगा, ऑल आर करेक्ट, और उस पे लगाना पड़ेगा गोला। तो यहाँ पर वहां पर जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया था इसको जो है वो ऑल आर करेक्ट था, क्योंकि पांचों सही है और एक भी ऑप्शन जो है वो नहीं। तो यहाँ पर इनको जो है बोनस देना पड़ा था कि ये ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो आंसर की में उन्होंने ऑप्शन आईडी 5 बनाई थी। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ये भी ध्यान रखना पड़ता है आपको कि कई बार बोनस सवाल आ जाता है, कई बार 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो बोनस सवाल में तो अटेम्प्ट करने पे मिलता है और 2 सही में बोनस नहीं मिलता है, उसमें से जो 2 सही अटेम्प्ट किए हैं उसको नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान है रखना है। तो ऐसे कुछ सवाल नीट में लगा रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, चलता रहता है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है रिलेटेड टू पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन से रिलेटेड कौन सी बात गलत है। तो आइए देखते हैं गलत बात कौन कर रहा है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, ये बात तो गलत नहीं है, ये बात तो सही है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन, ये बात भी सही है। ठीक है, जैसे वाटर की बात करें तो वो रेयर है, ओनली अप टू 30 जनरा, विंड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड, ये बात भी सही है। जरूरी नहीं है खुशबू ही, नेक्टर ही, तो कई बार जो है गंदी बदबू से भी जो है फ्लाइज और बीटल अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि फ्लावर का काम क्या है, उसको तो पॉलिनेशन करवाना है बाय हुक और क्रुक। अब चाहे खुशबू से हो चाहे बदबू से हो, तो ये भी सही है। मॉथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट, ये बात गलत हो गई अमंग इंसेक्ट, क्योंकि मोस्ट डोमिनेटिंग कौन है, बीज, हनी बीज। तो यहाँ पर ये बात गलत हो गई, तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट डोमिनेटिंग कौन है, बीज, हनी बी, मधुमक्खियां। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए आ जाइए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे तो हमें मिलेगा ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, फिर से नॉट ट्रू यानी कि गलत हमें पता लगाना है रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। इल्यूशन, जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं, उस टुकड़े को हम लोग जब निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम इल्यूशन बोलते हैं, और ये बात यहां लिखी हुई है, मतलब ये बात सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, सही है, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड, ये बात भी सही है। इथिडियम ब्रोमाइड में हम लोग यूवी लाइट की प्रेजेंस में देखते हैं, तब जाके जो है ब्राइट ऑरेंज कलर का हमको डीएनए का टुकड़ा दिखता है। तो यहाँ पर ये भी बात सही है।
प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर डीएनए बैंड्स ऑन द जेल। गलत बात, ब्लू कलर नहीं, ब्राइट ऑरेंज कलर। एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम भी बना है, तो जिनकी ढंग से प्रिंट हुई इसमें दिखेगा भी ब्राइट ऑरेंज कलर, ब्लू कलर नहीं दिखेगा। ठीक है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक में दिख जाए, लेकिन वैसे तो नहीं हो, थ्योरी में तो लिखा ही हुआ है। ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पता लगाना था, नॉट ट्रू पता लगाना था। तो प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर, ये बात गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये कह रहा है production of cucumber has increased manifold in recent years. Application of which of the following phytohormone has result this increased yield as the hormone is known to produce female flower? ये देखिए, female flowers in the plant feminizing effect, यानी कि ज्यादा फीमेल फ्लावर जो है इफेक्ट, फेमिनाइज इफेक्ट जो दे रहा है वो कौन देता है? आपको पता है, इथाइलिन। इथाइलिन जो है फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इथाइलिन। अब यहाँ पर अगर गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन लिख देते तो और ही आसान होता, पढ़ना ही नहीं पड़ता, सीधे इथाइलिन पे लगा देते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं What amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस के बाद जब पायरोवेट बनता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा या अल्कोहल में। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? लैक्टिक एसिड की। लेकिन दोनों ही केस में एनर्जी जो है वो कितनी होगी? तो एनसीईआरटी की लाइन है लेस देन 7%, क्योंकि लगभग लगभग 2 एटीपी ही इनको मिल पाता है। ठीक है, 2 एटीपी ही इनको मिल पाता है। तो उधर की बात करें एरोबिक में तो 36 टू 38 एटीपी मिल सकता है, यहाँ पर 2 एटीपी ही मिल पाता है। तो वो कितना हो गया? लेस देन 7%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि कह रहा है लेस देन 7%। तो ये भी आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस जो है वो याद होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। In old trees, the greater part of secondary xylem is dark brown and resistant to insect attack due to first option, ठीक है, secretion of secondary metabolites and their deposition in the lumen of vessel, ये बात सही है। ठीक है, यहाँ पर ये बात सही है। Deposition of organic compound like tannins and resins in the central layer of stem, ये बात भी सही कह रहा है कि यहाँ पर जो है secondary metabolites जो है जो प्लांट के, हाँ, जिसका हम लोग को एक्चुअल में रीजन नहीं पता है कि जो वो सिक्रीट या वो क्यों बनाता है। ठीक है, तो वो ही डिपोजिशन होता है। और क्या होता है? टैनिन, रेजिन, ये सब होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। डिपोजिशन ऑफ सोब्रेन एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस इन द आउटर लेयर ऑफ स्टेम, नहीं, ये बात उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस कलर के लिए। डिपोजिशन ऑफ टैनिन, गम, रेजिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द पेरिफेरल लेयर ऑफ स्टेम, नहीं। प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट्स एंड एसेंशियल ऑयल, ये बात भी गलत है। तो हमें सही पता लगाना है, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ए और बी जो है वही सही है, ए एंड बी ओनली। ठीक है, ए एंड बी ओनली सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके का सवाल क्या है, कहाँ से आया हुआ? सेल डिवीजन से आया हुआ। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज। तो जब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है उसका मतलब क्या है? जब मियोसिस 1 में जब आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है तो वो क्या दर्शाता है? तो पहला देखते हैं, साइनोप्टेन्यूल कॉम्प्लेक्स, नहीं। बाइवेलेंट, नहीं। साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर, बिल्कुल सही बात है, साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, ये कहाँ होगा? पैकेटीन में होगा। और यहाँ पर आपको आंसर जो मिल गया, थर्ड मिल गया। ठीक है, थर्ड मिल जाएगा। ठीक, टर्मिनलाइजेशन की बात नहीं है, कियास्मेटा की, पहले बनने तो दो। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर को दर्शाता है, वहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनते हैं, फिर वहां पर रिकॉम्बिनेशन एंजाइम की वजह से वहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या दर्शाता है? साइट जहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के होमोलोगस क्रोमोसोम में आपका जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सचेंज होगा,
तो वही क्या दर्शा रहा है, साइट जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली बात करते हैं। चलिए स्टेटमेंट 1 कह रहा है मेंडल स्टडीज 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट्स एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये बात बिल्कुल सही है, 7 कैरेक्टर लिए थे, एनसीईआरटी में चार्ट भी दिया हुआ है, सब कुछ फोटो के साथ भी दिया हुआ है, कई बार फोटो डायग्राम आ जाता है, कई बार कुछ आ जाता है। 7 कैरेक्टर एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट्स वर सीड शेप 1, सीड कलर 2, फ्लावर कलर 3, पॉड शेप 4, पॉड कलर 5, फ्लावर पोजीशन 6 और स्टेम हाइट 7। ये सातों के सातों कैरेक्टर हैं और बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 भी जो है वो सही हो गया, यानी कि यहाँ पर आंसर जो है वो क्या होगा, फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बड़ा ही इजी सा सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहां हम लोग देखते हैं सवाल, ट्रांसपोजोन कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपोजोन यानी कि जंपिंग जीन। अगर हम लोग बात करें कि डीएनए की सीक्वेंस की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या होता है कि जो है कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो कहीं पर रहते हैं हमारे वो उसमें डीएनए में, और ये क्या करते हैं, ये काम के नहीं होते। अब ये क्या करते हैं, उचक के किसी और डीएनए के पास चले जाते हैं और वहां पर क्या होता है, ये फिट हो जाते हैं जाके, और फिट हो जाएंगे तो यहां पर उसका वो ट्रांसलेशन होने देंगे नहीं। ट्रांसलेशन होने देंगे नहीं तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो वाले जीन का रुक जाएगा। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जीन जो है डीएनए का सीक्वेंस, उससे एमआरएनए बनना उसे कहलाता है, और इस एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो ये जब एमआरएनए नहीं बन पाएगा तो ये ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जीन को साइलेंस कर देते हैं, क्योंकि जीन किस भाषा में बोलता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की भाषा में बोलता है। अगर एमआरएनए से प्रोटीन वाली भाषा में जीन नहीं बात करेगा तो मतलब जीन चुप हो गया, मतलब जीन साइलेंस हो गया। और ये क्या करते हैं, ट्रांसपोजॉन यही काम करते हैं। इसीलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह जंप करके जो है ये जीन का ट्रांसलेशन रोकते हैं, जीन को साइलेंस करवाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांसपोजन। बेसिकली देखा जाए तो ये दो टाइप के होते हैं, डीएनए वाले और एक आरएनए इंटरमीडिएट वाले, जिसे रेट्रो ट्रांसपोजॉन कहते हैं। जो डीएनए वाले हैं वो उचकते उचकते रहते हैं और दूसरी जगह जाके फिट हो जाते हैं, यहाँ से निकला वहां हो गया, वहां जाके वहां हो गया, उसका ट्रांसलेशन रोक दिया, इस तरीके से। जो आरएनए वाला जो एनसीईआरटी में मेंशन है, जो रेट्रो ट्रांसपोजॉन, वो पहले आरएनए बनाते हैं, फिर आरएनए से डीएनए बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और फिर वो डीएनए जाके जाके वहां दूसरी जीन में जाके चिपक जाता है और उसका ट्रांसलेशन रोक देता है। तो आरएनए इंटरमीडिएट वाला जो रेट्रो ट्रांसपोन है वही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ट्रांसपोजॉन दिया हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या कराएंगे, पीसीआर की बात करोगे, नहीं, जीन साइलेंसिंग, यही है हमारा आंसर, क्योंकि ट्रांसपोजॉन क्या करवा रहे हैं, जीन साइलेंसिंग। जीन की बोलने, जो जीन की भाषा है उसको रोक देंगे, जीन को चुप करा देंगे, तो वही जीन। अब देखिए एक सीक्वेंसिंग भी दिया है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पर while explaining interspecific interaction of population, plus sign is assigned for beneficial interaction, negative is assigned for detrimental and zero for neutral interaction। बिल्कुल हमें ये बात पता भी है और इन्होंने बता भी दिया, अच्छी बात है। which one of the following interaction can be assigned positive for one species and negative for, मैंने कि एक स्पीशीज के लिए पॉजिटिव और दूसरी स्पीशीज के लिए नेगेटिव। तो आइए देखते हैं किस में मिलता है। प्रिडेशन की बात करें तो प्रिडेशन में यही होता है, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, प्रिडेशन। अगर प्रिडेशन की जगह पैरासिटिज्म भी होता तो भी हम सही मान लेते थे, क्योंकि पैरासिटिज्म में भी क्या होता है, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। अमेंसेलिज्म की बात करोगे तो अमेंसेलिज्म में एक को नुकसान एक को कुछ भी नहीं। कमेंसलिज्म की बात करोगे तो एक को फायदा दूसरे को कुछ भी नहीं। कंपटीशन की बात करोगे तो दोनों में नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रिडेशन। और पैरासिटिज्म होता तो भी काम चल जाता। आइए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, फ्रूट के बारे में। विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट। मतलब
फॉल्स फ्रूट की वजह क्या है इस डायग्राम में देख के हमको बताना है, तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा। ए की अगर अब आप बात करते हैं तो ए आपका मीजोकार्प है, ठीक है, तो ये मीजोकार्प जो है नहीं है। बी की बात करें तो ये एंडोकार्प है, डी की बात करें तो ये सीड है, और सी की बात करें तो ये थैलेमस है। और जो एप्पल की अगर भाई जो डायग्राम दिया हुआ है एप्पल का, इसमें अगर बात करेंगे तो ये जो है थैलेमस ही एडिबल पोर्शन होता है। और फॉल्स फ्रूट ऐसा फ्रूट जो ओवरी से छोड़ के, ओवरी को छोड़ के किसी और स्ट्रक्चर से अगर डेवलप फ्रूट बना है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो थैलेमस है यही इसी से फ्रूट डेवलप हुआ है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। तो उस फॉल्स फ्रूट की वजह क्या हो गई, थैलेमस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी थैलेमस, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर फॉल्स फ्रूट क्या होता है ये ना पूछ के, फॉल्स फ्रूट यहां पर होने की वजह क्या है ये पूछा हुआ है, तो वो होगा थैलेमस। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आइए इसमें देखते हैं। देखिए प्लांट किंगडम से पूरा हुआ सवाल यहाँ पर स्पायरोगैरा की बात करता है। स्पायरोगैरा जो एक ग्रीन एल्गी है, उसमें अगर बात करें तो हमें यहाँ पर लाइफ साइकिल मैच करना है। तो स्पायरोगैरा में आपको पता है एल्गी में हैप्लॉइड जो है वो डोमिनेंट होगा, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होगा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो मैच करेगा वो होगा ए का 2। तो ए का 2 हो जाएगा, यानी कि डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट किस में देखने को मिलता है, स्पायरोगैरा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो दो ऑप्शन आपके कट जाएंगे, फर्स्ट और 3। अब आ जाते हैं बी पे, पढ़ते हैं बी पे बात करते हैं। तो यहाँ पर फर्न दिया हुआ है, ठीक है। फर्न की बात करें तो इसमें जो है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होगा, डोमिनेंट ऑल्टरनेटिंग विद रिड्यूस गेमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। यहाँ पर आपको प्रोथैलस देखने को मिलेगा, यानी कि बी का आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमको मिल जाएगा आंसर, वो क्या है, सेकेंड वाला ऑप्शन बी का 3। ठीक है, फोन में। तो इस तरीके से आपको जो है फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर फनेरिया में आप देखेंगे, ठीक है, फिर साइकस जिम्नोस्पर्म में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। अब अगर इसमें एक ही बार में करना है तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है, डी पे फोकस करें। डी साइकस जिम्नोस्पर्म में देखेंगे कि यहां पर अगर आप यहां देखते हैं तो डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वेस्कुलर प्लांट विथ हाईली रिड्यूस्ड और फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, ये ऑप्शन मैच हो जाएगा। और यही डी का 1 जो है एक ही ऑप्शन है जहां पर ये मैच हो रहा है, और वो है सेकंड वाला। तो इस तरीके से भी ये किया जा सकता था, ठीक है, जल्दी। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस डेवलप करनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रोमोसोम और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, ये बहुत बार आया हुआ, देखते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करोगे तो जब सेंट्रोमियर एकदम बीच में प्रेजेंट होगा और दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो अब हमें यहां देखना है ए जो है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को क्या बोल रहा है, सेंट्रोमियर इन द मिडल फॉर्मिंग टू आर्म इक्वल आर्म्स ऑफ, इन द मिडल, ये बात पे फोकस रखेंगे, इन द मिडल, ठीक है, इन द मिडल। तो यहां पर ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो ए का थर्ड देखा जाए तो यहां पर एक ही ऑप्शन है जहां ए का थर्ड मिल रहा है, और वो है फर्स्ट, फर्स्ट, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक की बात करेंगे तो आप यहाँ पर आपको सेंट्रोमियर जो है वो कहाँ एक्सट्रीम एक एंड पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बी का 1 हो जाएगा। सब मेटासेंट्रिक मतलब बीच से थोड़ा सा दूर, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शॉर्टर, तो इन द मिडल, एट द मिडल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तरीके से हो सकता है। तो टीलोसेंट्रिक तो आपका टर्मिनल एंड में ही होगा। चलिए ये इस तरीके से बड़ा सिंपल। कई बार हो सकता है कि यहाँ पर जो है ये लोग क्रोमोसोम का डायग्राम दे दें और पूछ ले मैचिंग में, इधर दे सकते हैं डायग्राम और इधर नाम पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कई बार इसमें लैंग्वेज में भी फंसते हैं वाले सवाल में, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। Which of the following occurs due to the presence of autosome linked dominant trait? यहाँ पर आपको ऑटोसोम डोमिनेंट ट्रेट जो है कौन सी बीमारी पता लगाने। सिकल सेल एनीमिया की बात करोगे तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो ये तो आंसर हमारा नहीं है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की बात करोगे तो ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एनसीईआरटी में इसका पेडिग्री चार्ट भी दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो गया,
ऑटोसोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ड्यूकिन्स मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। आपका हीमोफीलिया की बात करोगे, थैलेसीमिया की बात करोगे, तो हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। और थैलेसीमिया की बात करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा, यानी कि ये भी कट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। In the following palindromic based sequence of DNA, which one can be cut easily by a particular restriction enzyme? Restriction enzyme की ऐसा नहीं है मुंह उठा के कहीं भी कट कर लेगा, उसका एक रिकॉग्निशन साइट होता है, और वो मोस्टली क्या होता है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। मतलब जो है सीक्वेंस जो रीड करने पे जो है, अगर आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएंगे तो वही आएगा, और 3 टाइम टू 5 प्राइम जाएंगे तो भी वही रीड करने में आएगा। तो अब हमें यहाँ पर जो सीक्वेंस पहचानना है वो पहचानना है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो आइए देखते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाते हैं, GAT जी, अरे ये तो गलत हो गया। सेकंड जाते हैं CTC, CT नहीं है यहाँ पर। फिर यहाँ पर अगर आप बात करें GAATTC, तो ये बिल्कुल सही है, और यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। और ये अगर सीक्वेंस बात करें तो ये किसका है, ये है इकोर 1 का, ठीक है, इकोर 1 का। और यहाँ पर ये जो कट लगाता है, ये G और A के बीच में कट लगाता है इस तरीके से, और क्या बनाता है, स्टिकी एंड बनाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से। और कोई भी ऑप्शन देखेंगे आप, ये वाला भी मैच नहीं कर रहा, ये वाला भी मैच नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, कई बार नया सीक्वेंस दे देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, पर एनसीईआरटी तो हम लोग याद रख ही सकते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेट। तो करेक्ट पता लगाना है आपको। लेसिथीन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड, नहीं भाई साहब, लेसिथीन क्या है, फॉस्फोलिपिड है। ये बात तो आपने सही बोली कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है, लेकिन ये बात आपने क्या गलत बोल दी कि ये एक ग्लाइकोलिपिड है, ये एक फॉस्फोलिपिड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेस वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जो है सैचुरेटेड नहीं, डबल और ट्रिपल जो है आपको अनसैचुरेटेड मिलते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको सिंगल बॉन्ड, तो ये बात भी गलत है, हमको करेक्ट पहचानना है। जिंजरी ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर, ये बात बिल्कुल सही है। लिपिड आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये बात भी सही है। व्हेन फैटी एसिड इज स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड और फॉर्म, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो CDE बिल्कुल सही है, और हमें थर्ड ऑप्शन दिख रहा है CDE, A और B हमारे गलत हैं, और बाकी CDE जो है वो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये सवाल करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब बात करें तो व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट। फिर से आ गया C4 प्लांट का सवाल, ठीक है। तो जो लार्ज बंडल शीथ सेल है उसका रोल क्या है C4 प्लांट में, आइए वो देखते हैं ऑप्शन में। टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, ये क्या बात हुई भाई, C4 प्लांट तो इसलिए बेहतर है क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, और ये कह रहा है फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे प्रोवाइड करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ सेल होते हैं बंडल शीथ के, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत कह रहा है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बंडल शीथ सेल में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और साथ ही साथ C3 साइकिल भी कहाँ चलती है C4 प्लांट में, बंडल शीथ में ही, सेल में ही चलती है, मीजोफिल में नहीं चलती। बाकी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको हमारा आंसर मिल गया है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इसको लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सवाल। If a geneticist uses the blind approach for sequencing the whole genome of an organism, followed by assignment of function to different segments, the methodology adopted by him is called as, ठीक है। तो अब यहां पर जब जीनोम पूरा सीक्वेंस करना है तो दो अप्रोच होती है। एक अप्रोच तो यह पूरा का पूरा जीनोम ही सीक्वेंस कर लिया जाए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन, क्या कहते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। दूसरा अप्रोच यहां पर यह रहता है कि हम जो है, जो जीन जो है या जो सीक्वेंस है या जो सेगमेंट है वो एक्सप्रेस्ड हो रहा है एमआरएनए, यानी कि काम काम का जो डीएनए है उसको ही हम सीक्वेंस कर लें, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। तो ये दो अप्रोच रहते हैं आपको अगर जीन मैपिंग करनी है तो, ठीक है।
अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो पूरा वाला अप्रोच यानी कि सीक्वेंस एनोटेशन पूछ रहा है, और पहला ही ऑप्शन आप देख सकते हैं सीक्वेंस एनोटेशन है, तो हमको बाकी जगह कहीं जाना नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर मिल गया। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग भी दिया हुआ है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसी टाइप का सवाल पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है बड़ा पूछा गया है, उसमें EST पूछा गया था, इसमें सीक्वेंस एनोटेशन पूछा गया। तो आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस एनोटेशन और EST दो अप्रोच होती हैं जीन को सीक्वेंस करने के लिए, जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन। असर्शन कह रहा है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। बिल्कुल सही बात है। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने के लिए उनको दूर दूर लोकेटेड होना पड़ेगा, और पास लोकेटेड रहेंगे तो वहां पर लिंकेज देखने को मिलेगा, और लिंकेज में जो है इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये बात क्या हो गई, ये तो इसके अगेंस्ट बोल दिया। क्लोजली लोकेटेड जीन जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाएंगे, डिस्टेंटली लोकेटेड जो है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, यानी कि यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए इज करेक्ट आर इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चलिए यहां देखते हैं। एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंगवुड शोज सम पेक्यूलियर फीचर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट स्प्रिंगवुड। स्प्रिंगवुड के बारे में, इट इज कॉल्ड एज अर्ली वुड, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सही है। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट विथ नैरो वेसल, ये बात गलत है, क्योंकि स्प्रिंग नहीं विंटर सीजन में जो है कैम्बियम लेस एक्टिव होती है, और वहां पर वो जो है जाइलम एलिमेंट विथ नैरो वेसल्स बनाती है। इट इज लाइटर इन कलर, ये बात बिल्कुल सही है, इट इज लाइटर इन कलर। The spring wood along with autumn wood shows alternate concentric ring forming annual ring, बिल्कुल वहां पर आपको दोनों अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड होके और दो रिंग मिला के हम लोग, दो कंसेंट्रिक रिंग को मिला के हम लोग एक एनुअल रिंग, तो ये बात भी सही है। इट हैज लोअर डेंसिटी, ये बात भी सही है, यानी कि बी को छोड़ के सारे गलत सही है। तो यहाँ पर हमको करेक्ट पहचानना है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ACDE है। ठीक है, ACDE है। चलिए, तो इस सेक्शन के क्वेश्चन जो थे वो इतने ही थे। तो आपको इस तरीके से जो है सवाल सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और ऐसे ही आगे हम लोग जो है इस और वीडियो और PYQs जो है पूरा सेट डालते रहेंगे, ताकि आपकी जो है तैयारी अच्छे से अच्छे, बेहतरीन से बेहतरीन हो सके। तो देखते रहिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।